गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल के लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। आज हम उसी डायमेंशनल मेथड के एप्लीकेशंस को जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन इसको जानने से पहले एक प्रिंसिपल जानते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहती है समझ लेते हैं, और ये हमें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनको जानने में मदद करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि ए फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। ये प्रिंसिपल कहता है कि यदि कोई फिजिकल इक्वेशन सही है, जैसे F = ma एक इक्वेशन हुआ, फिजिक्स का एक फार्मूला हुआ इक्वेशन के फॉर्म में, ये अगर सही है, या F = gm1m2/r², ये भी एक दूसरा फार्मूला हो गया, E = mc², F = ut + ½ at², या इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन के फॉर्म में जो फिजिकल फार्मूला जो जिनसे आप परिचित हो या जो अभी आप आने वाले समय में जानोगे। तो यदि कोई फिजिक्स का कोई इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया जो फार्मूला है वो अगर सत्य है, वो अगर बिल्कुल ट्रू है डायमेंशनली, तो डायमेंशनली अगर वो सही है तो उस इक्वेशन में लाई करने वाले जितने भी टर्म्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उन सभी टर्म्स के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यदि कोई फिजिकल इक्वेशन सही है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट साइड राइट साइड प्रत्येक साइड में, उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सबके इक्वल होंगे। यदि सबके डायमेंशन सेम है तो हम समझेंगे कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, और एक और बात जान लो, अगर वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं हुई कि वो फार्मूला फिजिकली बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट ही होगा। ठीक है, हम आने वाले समय में देखेंगे। हाँ, अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड में लाई करने वाले प्रत्येक टर्म्स के डायमेंशन सेम है तो हम उसको डायमेंशनली करेक्ट जरूर कहेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत कहता है। अब ये समझेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है। तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट only like quantities can be added or subtracted। अब ये सिद्धांत जो है इस बात पर आधारित है कि like quantities, similar physical quantities can only be added or subtracted। जरा इसका मतलब समझ लो, यही इसकी मूल बात है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जो आत्मा है, सोल है, वो यही है, सोल कॉन्सेप्ट जो कहता है कि सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन ओनली बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसका अर्थ यह हुआ, ऐसे समझो कि यदि मैं फोर्स में मास को ऐड करने की या सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो इसका कोई सेंस है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 10 न्यूटन अब प्लस 5 किलोग्राम कितना होता है, तुम कहोगे कि पागल हो गए हो। ठीक है, यानी कि हम फोर्स में मास को हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कहूँ कि वेलोसिटी में एक्सीलरेशन को जोड़ दो घटा दो तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और सेंसफुल तभी होगा जब हम सिमिलर क्वांटिटीज़ को जोड़ने घटाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर आधारित है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, वो डायमेंशनली अगर करेक्ट है, फिजिकली अगर वो करेक्ट है तो डायमेंशनली तो निश्चित रूप से करेक्ट होगा, और डायमेंशनली यदि करेक्ट है तो उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करने वाले प्रत्येक टर्म जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, उन सब की डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि लाइक क्वांटिटीज़ ही ऐड या सब्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल का हम फ़ायदा क्या उठाते हैं? तो वैसे तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यदि कोई फिजिक्स का इक्वेशन कोई हमें दे रखा हो और हमें चेक करने के लिए कहा जाए कि चेक करके बताओ कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट,
ध्यान देना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक फिजिकली करेक्ट फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा, लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तो उसके फिजिकली करेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं होती है। आने वाले समय में हम इस बात को बताएंगे, लेकिन मैंने कहा फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली निश्चित रूप से करेक्ट होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल टेक्निक है, ये हमें, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसकी मदद से हम किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट डायमेंशनली और नॉट। ठीक है, अब वन बाय वन उन सभी एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी एक सर्टेन मैग्नीट्यूड की हमें दे रखी है और उसकी वैल्यू को एक सिस्टम से बदल करके दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि मास एक दे रखा है मान लो 5 किलोग्राम का, तो किलोग्राम एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई एसआई सिस्टम की। यदि हम उसको सीजीएस सिस्टम में यूज़ करना चाहें, उसकी वैल्यू को जानना चाहें, तो जैसा कि तुम जानते हो कि 5 किलोग्राम 5000 ग्राम हो जाता है। तुमने देखा कि N1 की जगह 5 किलोग्राम U1 की जगह हो गया, N2 की जगह 5000 हो गया। कल परसों के लेक्चर में मैंने बताया था यूनिट्स जब मेजरमेंट जब मैं बता रहा था, तो और U2 यहाँ पर सीजीएस सिस्टम का ग्राम हो गया। तो ऐसे काम करने में हमें ये डायमेंशनल टेक्निक काफ़ी हेल्प करता है। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया जा रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कितनी चेंज हो जाएगी, ये जानने में ये डायमेंशनल टेक्निक हमें मदद करता है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम एक गिवन मैग्नीट्यूड की फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो ये कैसे काम करेगा, ये काम हम कैसे कर सकते हैं डायमेंशनल टेक्निक से? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। ध्यान देना, अगर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड की फिजिकल क्वांटिटी है, तो चाहे उसको मेज़र करने के लिए हम यूनिट जो भी इस्तेमाल करें, किसी भी सिस्टम का यूनिट हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी ना। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात कि एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भले बदल जाए, ठीक है, चाहे वो SI हो, CGS हो, MKS हो, FPS हो, व्हाट्सएवर इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें हम, तो एक तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल लिया है जो भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम लिया है, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा यूनिट्स बदलने से। दूसरी बात कि एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बदल जाने से उसका जो डायमेंशंस है, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना। अगर हम एनर्जी की यूनिट हम चेंज करना चाहते हैं एसआई सिस्टम से सीजीएस में, तो रहा तो एनर्जी ही ना, एनर्जी ही रहा। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो एनर्जी का जो डायमेंशन था, जो भी डायमेंशनल फार्मूला था, वो एसआई यूनिट में जो होगा वही सीजीएस यूनिट में भी होगा, वही किसी और तीसरे यूनिट में होगा। व्हाट्सएवर इज द यूनिट, द डायमेंशनल फार्मूला विल रिमेन सेम। तो ये दो मुख्य बातें हैं कि यूनिट के चेंज हो जाने से यूनिट के साथ एसोसिएटेड जो नंबर है N1 U1 = N2 U2, एक फार्मूला जो मैंने बताया था, तो U1 की जगह U2 कर दोगे तो N1 की जगह N2 जरूर हो जाएगा, एसोसिएटेड नंबर जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन यूनिट के चेंज हो जाने से क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया और साथ ही उसकी डायमेंशनल फार्मूला में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम रहे। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में बदल लेंगे। तो मान लो कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन मैग्नीट्यूड का है जिसकी वैल्यू Q है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम U1 इस्तेमाल करें, उसके साथ एसोसिएटेड नंबर N1 है, तो N1 × U1 Q के बराबर होगा। अगर हम इसी क्वांटिटी को मेजर करें किसी दूसरे यूनिट में, तो मान लो कि यूनिट बदल के U1 की जगह U2 हो गया, तो एसोसिएटेड नंबर जो होगा U2 के साथ वो बदल जाएगा, वो मान लो कि N1 की जगह N2 हो गया। तो जो कुछ हमें यहाँ पर करना है इस एप्लीकेशन में, इसमें हमें N2 की वैल्यू मालूम करनी है।
ठीक है, कि एक सिस्टम में अगर U1 के साथ एसोसिएटेड नंबर N1 है तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल करें हम अगर उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट U2 इस्तेमाल करेंगे तो एसोसिएटेड नंबर N2 क्या होगा, ये काम हमें करना है डायमेंशनल टेक्निक से। तो जैसा मैंने बताया उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चेंज नहीं होगा और ना ही उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो चेंज क्या आ रहा है, यहाँ हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं। तो मान लो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, और उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड Q है और एक सर्टेन यूनिट U1 में उसमें मास, लेंथ और टाइम, उनके यूनिट्स जो हैं M1, L1 और T1 हैं। ठीक है, ये साइज़ हो गए। मास की जो यूनिट है वो M1 साइज़ की है, लेंथ की यूनिट L1 साइज़ की है, टाइम की यूनिट T1 साइज़ की है। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास, लेंथ और टाइम के इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम U1 नाम दे रहे हैं। यदि दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स U2 में मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू जो है M2, L2 और T2 यदि हो जाती है, ठीक है, तो मान लो कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड Q है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सपोज करो m का पावर a है, मतलब कि मास का डायमेंशन a है, लेंथ का डायमेंशन उसका b है, टाइम का डायमेंशन उसका c है। तो जैसा मैंने बताया a, b और c में भी कोई चेंज नहीं आएगा यूनिट के बदलने के कारण। तो ये जो क्वांटिटी है U1, ये जो फर्स्ट यूनिट हो गया U1 को हम क्या लिखेंगे, U1 शुड बी रिटन एज m1 का पावर a, L1 का पावर b, T1 का पावर C, ठीक है। और वैसे ही दूसरे इसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे यूनिट में U2 जो होगी वो M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C लिखी जाएगी। तुम देख रहे हो डायमेंशन दोनों साइड में A, B, C है, मास के A, लेंथ का B और टाइम का C है। जैसा मैंने बताया डायमेंशन सेम फिजिकल क्वांटिटी का चेंज करने नहीं जा रहा है, लेकिन यूनिट यहाँ पर M1, L1, T1 की जगह M2, L2, T2 हो गए हैं। तो अब ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं जो कहता है कि जब तक किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में Q में कोई चेंज ना आए तो Q इजकल टू N1 U1 इजकल टू N2 U2 होता है। तो मान लो कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें मास, लेंथ, टाइम की यूनिट्स जो है M1, L1, T1 हुआ करती थी, उनके साथ एसोसिएटेड नंबर N1 था। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स M2, L2, T2 हुआ करती थी, एसोसिएटेड नंबर N2 हुआ करता था। तो N1 इंटू M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C हो जाएगा। और यहाँ से हम N2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो N2 हो जाएगा N1 इंटू M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B, T1 अपॉन T2 का पावर C। तो मान लो कि ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हम किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, जो एसोसिएटेड नंबर होगा N2, उसको फाइंड करने में हम इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो मान लो कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, 1 जूल को हमें अर्ग में बदलना है। तो पहले तो ये जानो जूल क्या है और अर्ग क्या है। तो जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल SI सिस्टम में। अर्ग जिसको कहते हैं ये CGS यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है। तो हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में डायमेंशनल टेक्निक का उपयोग करते हुए कि 1 जूल कितना अर्ग होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया जूल और अर्ग ये जो है दो SI और CGS सिस्टम में एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो और इसको डायमेंशनल टेक्निक से आप जानने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ज्ञान होना चाहिए कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एनर्जी की बात करी गई है, एनर्जी की यूनिट्स को चेंज करने की बात हो रही है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2। मैं बताया हूँ कल के लेक्चर में आपको। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ मास का डायमेंशन क्या है, 1 है, यानी A की जगह 1 हो गया। लेंथ का डायमेंशन 2 है, B की जगह 2 हो गया। टाइम का डायमेंशन -2 है, यानी C की वैल्यू -2 हो गई। अब देखते हैं कि ये जो मास, लेंथ और टाइम है SI सिस्टम में, इनके यूनिट्स क्या है। तो मास M1 जो होगा SI सिस्टम में, ये kg में मेज़र किया जाता है, तो 1 kg हो गया जो कि 1000 ग्राम हो जाएगा।
L1 तुम्हारा लेंथ SI सिस्टम में 1 मीटर हुआ जो कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। T1 SI सिस्टम में टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। N1 की बात करें, मेरा मतलब कितने जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो N1 जो है उसकी वैल्यू 1 जूल है। 1 जूल को कन्वर्ट करना है कि कितना अर्ग होता है, यानी कि N2 की वैल्यू कितनी है। अब CGS सिस्टम में बात करें इन्हीं मास लेंथ टाइम के यूनिट्स की, तो CGS सिस्टम में मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। टाइम मेज़र करने के लिए तो दोनों ही सिस्टम में, बल्कि हर सिस्टम में यूनिट्स जो है वो टाइम के सेकंड ही लिए जाते हैं, जो भी अपनी 4 सिस्टम हमने बतलाए हैं उसमें। तो जब ये 1 जूल को अर्ग में बदला जाएगा तो कितना अर्ग होगा, यानी कि उसकी वैल्यू N2 की वैल्यू कितनी अर्ग होगी, ये हमें जानना है। ठीक है, तो यूज़ करते हैं यही फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमने अभी लर्न किया है। तो N2 = N1 × M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B, T1/T2 का पावर C। तो N1 तो 1 जूल है चूँकि, तो N1 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दिया। 1 × M1 किलोग्राम है, उसको 1000 ग्राम हमने लिख दिया। M2 ग्राम है ही, 1 ग्राम लिख दिया। इसका डायमेंशन 1 है, A की वैल्यू 1 यहाँ से लाओ। फिर L1 तुम्हारा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। L2 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका पावर 2 हो गया, B की वैल्यू 2 है। टाइम T1 T2 दोनों ही सेकंड्स में है, तो 1 सेकंड/1 सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा। इसका डायमेंशन जो है -2 होगा टाइम का। अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1000 10⁻³ रह गया, तो 1 × 10⁻³ हो गया इंटू 100, यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर यानी 10⁴ हो गया, तो ये 10⁴ हो गया। वो सेकंड कट गया, 1 का पावर -2 1 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 1 × 10⁻³ × 10⁴ जो कि 10⁻7 हो गया। इस तरह से हमने N2 फाइंड कर लिया। व्हाट इज दिस इज इक्वल टू N2। तो N2 की वैल्यू निकल आई, यानी कि हमें ये पता चल गया कि 1 जूल कितना अर्ग होगा, तो 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसको समझ गए होगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब दूसरे एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो टोटली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है, जिसको मैंने शुरुआत में समझाया है, जो कहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिक्स के फॉर्मूला को, किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को हमें चेक करना है डायमेंशनल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो कहती है कि इफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, देन द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। तो चलो एक इक्वेशन लेते हैं हम। मान लो कि हमें प्रूफ करना है S = UT + 1/2AT²। ये फॉर्मूला 9th में आपने पढ़ा है और आप जानते हो कि ये फिजिकली करेक्ट फार्मूला है। अब हम इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने जा रहे हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है या नहीं। तो हमें क्या चाहिए, अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन, राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स लाई कर रहे हैं, यूटी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, मतलब यूटी का डायमेंशन भी डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तुम जानते हो एल होता है, यानी u × t का डायमेंशन भी हमें कंफर्म होना है कि वो L है या नहीं। 1/2AT² का भी डायमेंशनल फार्मूला जो है हम चेक करेंगे कि वो L है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये 3 टर्म हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2, ये तीनों टर्म के डायमेंशन अगर L आता है तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है। ठीक है, और नहीं तो हम कह देंगे कि वो डायमेंशनली रॉन्ग है। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं हम। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ S जो हुआ डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है उसका डायमेंशन हो गया L, क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है हमारे U × T, इसका डायमेंशन कितना होगा भाई। तो U क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, व्हाट्सएवर इज द टाइप ऑफ वेलोसिटी, हर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और LT-1 होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी LT-1। टाइम का डायमेंशन t हो गया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो t का पावर 1 और ये t का पावर -1 ये कैंसिल हो गए हैं, बचा l, यानी कि u × t का डायमेंशन भी क्या हो गया, l ही हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन तो मैच कर गया, l हो गया। अब सेकंड टर्म जो 1/2AT² है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला को चेक करते हैं, इसकी डायमेंशनल वैल्यू को। तो 1/2, ध्यान देना जितने भी प्योर नंबर्स हैं सब ऑल ऑफ देम आर डायमेंशनलेस। 1/2 हो, 1 हो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इरेशनल, रैशनल जो भी हो, वो सब
के सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, इसको दिमाग में रखना। तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं लिखी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जगह 0 लिख देना, इसकी जगह 1 रहेगा, ठीक है, डायमेंशनलेस अगर कुछ है तो। ये आ रहा है अब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-2, कल के लेक्चर में मैंने बताया है। टाइम स्क्वायर है, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो t का पावर 2 होगा। अब इनका प्रोडक्ट अगर आपस में लो तो तुम देखो t का पावर +2 और t का पावर -2 कैंसिल हो गए, बचा l। तो तुम देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में लाई करने वाले ये जो दोनों टर्म्स u × t हैं अब प्लस हाफ है t², इन दोनों के डायमेंशंस भी लेंथ वाले डायमेंशंस है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी लेंथ है, यानी कि जो तीनों टर्म्स हैं सब के डायमेंशंस क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, और एक्चुअल में हम जानते हैं कि फॉर्मूला फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सिर्फ करेक्ट है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो निश्चित रूप से डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक स्टार जैसा मैंने कर दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह लेना, जिसको मैं लास्ट में मेंशन किया हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसको आप लोग वही नोट्स कर लीजिएगा। ए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट बट ए फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। इसको मैं समझा भी दूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो, मान लो कि हमें एक फॉर्मूला चेक करना है, और फॉर्मूला है कि S = UT + 5AT² एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। मान लो S = UT + 5AT² दिया हुआ है, 1/2 की जगह 5 दिया हुआ है। जब तुम इस फॉर्मूला को डायमेंशनली चेक करने चलोगे ना तो तुम पाओगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे भाई, तो तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल क्या हो गया, L हो गया। राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म UT है इसकी डायमेंशनल चेक करो तो LT-1 × T, ये क्या हो गया, तुम देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये t का पावर 1, ये t का पावर -, ये कट के ये L ही हो गया। तो राइट हैंड साइड के पहले टर्म का ये डायमेंशन जो है L ही हो गया, + 5, जैसा मैंने बताया अभी कि ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो 5 का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, इसकी जगह 1 लिखोगे। a की जगह बात करें तो LT-2, बात करें अगर इनटू ये t² की तो ये t का पावर +2, ये तुम देखो कि ये इससे कैंसिल हो गया, बचा L। तो तुम देख रहे हो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वो भी, उसका भी डायमेंशन लेंथ है। राइट हैंड साइड में ये जो दोनों टर्म लिखे गए हैं UT और + 5AT², इन दोनों टर्म्स के भी डायमेंशन जो है लेंथ वाले ही आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में करेक्ट है? नहीं, ये साफ मालूम है कि ये फॉर्मूला जो है फिजिकली इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला फिजिकली इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली चेक करने पर ये फॉर्मूला करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वास्तव में भी सही होगा, वो वास्तव में हकीकत में वो गलत हो सकता है, एक्चुअल फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। जैसा कि हमने साबित कर दिया, ये फिजिकली इनकरेक्ट फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हमने साबित कर दिया। लेकिन यदि इसका उल्टा, यानी कि अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला वास्तव में सही है तो निश्चित रूप से डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्लियर कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे एप्लीकेशंस की तरफ, लेकिन एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये जो सेकंड एप्लीकेशन हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B। यहाँ A और B दो कांस्टेंट्स हैं। एक इक्वेशन हमें दे रखा है, F = A√x + BT² एक इक्वेशन दे रखा है जिसमें फोर्स है। F क्या है, फोर्स है, A और B तो कांस्टेंट्स हैं, x डिस्प्लेसमेंट है और t जो है टाइम है, और इस तरह से ये इक्वेशन हमें दे रखा है। और पूछा है ये कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A/B। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसके प्रत्येक टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो राइट हैंड साइड में ये जो दोनों टर्म्स हैं A√x और BT², इन दोनों के भी डायमेंशंस फोर्स वाले ही होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 होता है, तो A√x का भी डायमेंशन जो है फोर्स वाला ही, यानी कि MLT-2 ही होना चाहिए। BT² का जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी MLT-2 ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम A और B का डायमेंशन निकालते हैं, देन आफ्टर वी विल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A/B, ठीक है। तो A√x का डायमेंशन फोर्स वाला ही होना चाहिए। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन अपॉन √x का डायमेंशन हो जाएगा, जो कि अभी हम A जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन निकाल रहे हैं, जो भी कांस्टेंट है या जो भी है क्वांटिटी। तो A का डायमेंशन
फोर्स का डायमेंशन अपॉन रूट एक्स का डायमेंशन हो गया, इक्वल टू फोर्स क्या हो गया, mlt माइनस 2 इसका डायमेंशन, रूट एक्स का डायमेंशन, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है तो l का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू m इंटू एल का डायमेंशन लेंथ का 1/2 इंटू टाइम का डायमेंशन -2। ठीक है, वैसे ही बी टी स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ b जो है यहाँ शुरू में लग रहा था कांस्टेंट टर्म, हो सकता है कि कोई वेरिएबल टर्म भी हो, हमें नहीं मालूम था। ठीक है, इसकी अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो बी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन फोर्स वाला ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब mlt -2 ही होना चाहिए, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टाइम स्क्वायर का डायमेंशन, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये mlt -2 अपॉन t का पावर +2 जो कि mlt -4 हो गया। तो a जो भी क्वांटिटी होगी जो भी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml + 1/2 t -2 हो गया, और b का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt -4 हो गया। अब डायमेंशन ऑफ a अपॉन b निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आया है, इसको डिवाइड करिए, आपका जो a अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो l का पावर लेंथ में डायमेंशन -1/2 और टाइम का डायमेंशन +2 होगा, और मास का डायमेंशन हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो मास का डायमेंशन यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कहीं मैं दूंगा, उसको आप कीजिएगा। अब लास्ट एक तीसरा एप्लीकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको समझते हैं, टू डिराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हम इस डायमेंशनल टेक्निक की मदद से कोई फिजिक्स का एक फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी हम, और किसी फिजिक्स का एक फॉर्मूला डिड्यूस करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किन अदर फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। यानी कि फिजिक्स का एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं यदि हमें ये पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी दूसरे, तीसरे, चौथे किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, सिर्फ इतना मालूम हो जाए तो वो कैसे डिपेंड करती है उन क्वांटिटीज़ पर, ये हम मालूम कर सकते हैं डायमेंशनल टेक्निक की मदद से। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान देना, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के ये काम हम कर सकते हैं। फिजिक्स का कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो, फिजिक्स का कोई एक फॉर्मूला बनाना हो, जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, एक फॉर्मूला को एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स मास पर डिपेंड करता है, फोर्स एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, तभी जाकर के हम इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करते वक्त हम किस सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान देना, पहले जान लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ध्यान देना, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में है तो उसको सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करने के लिए उस सर्किल के सेंटर की तरफ कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगते रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप एक स्ट्रिंग ले लो, एक रस्सी का एक टुकड़ा ले लो, एक टुकड़े के एक छोर को अपने उंगली में लपेट कर रखो और दूसरे छोर में एक स्टोन पीस बांध दो और उसको अपनी उंगली से पकड़ के उसको घुमाओ चारों ओर, उस स्टोन पीस को अगर सर्कुलर मोशन में रखो तो ऐसा करने के लिए तुम्हें उंगली से हमेशा उस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर, अगर उनके ऑर्बिट को सर्कुलर मान लिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर सन और प्लैनेट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़रूरी है। सन की तरफ हमेशा वो प्लैनेट जो है खींचते रहना चाहिए, तभी जाकर के वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाएगा जिसकी ज़रूरत होती है सर्कुलर मोशन के लिए। तो एक फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, और वो फोर्स किधर की ओर लगते रहना चाहिए उस बॉडी पर, तो वो फोर्स लगना चाहिए टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस बॉडी पर लगना चाहिए जो रिवॉल्व कर रहा है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव कर रहा है। अब ये प्रयोग करके पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो चाहे किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के लिए किसी भी सिचुएशन में हो, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जिन बातों पर निर्भर करती है वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि वो उस रिवॉल्विंग बॉडी के मास m पर डिपेंड करती है।
ठीक है। दूसरा, वो जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कल की जो रेडियस है उसकी रेडियस r पर डिपेंड करती है, ठीक है। और तीसरी, बॉडी कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है। यदि उसकी स्पीड v है तो उसकी स्पीड v पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिन पर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंटली मालूम है। अब ये हमें मालूम करना है डायमेंशनल टेक्निक से कि एक्चुअल रिलेशन फोर्स, मास, रेडियस और वेलोसिटी का क्या है। तो इसमें हमें डायमेंशनल टेक्निक मदद कर देगा। लेकिन ये तो हमें जानना ही पड़ेगा, पहले से मालूम होना चाहिए कि F जो है m पर, r पर, v पर या और भी कोई चीज़ है तो उस पर डिपेंड करती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये तीन चीज़ों पर ये फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें ये नहीं मालूम कि मास पर वो कैसे डिपेंड करती है। तो मान लो कि मास का पावर a के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है, रेडियस के पावर c के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के पावर b के अकॉर्डिंग वो डिपेंडेंसी है। तो हम लिखेंगे मैथमेटिकली इसी बात को कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर a, वेलोसिटी का पावर b, और रेडियस का पावर c। अब इन्हीं a, b, c की वैल्यूज़ हमें निकालने में ये डायमेंशनल मेथड जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ये हमें मदद करेगा। तो एक बात, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। तो इक्वलाइज करेंगे तो कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो जाता है। तो f इजिकल टू k इंटू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर k जो है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ध्यान देना, ये k डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता। तो इसकी डायमेंशन लिखने की जब बारी आएगी तो हम 1 लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो आया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर ये इक्वेशन सही है तो दोनों साइड में लाई करने वाले क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस जो हैं सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा mLT-2 होता है। राइट हैंड साइड में तुम देखो इन टर्म्स को, तो k की जगह जैसा मैंने बताया ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जिसकी जगह 1 लिखेंगे। m मास का डायमेंशन है, m का पावर a हो गया, ठीक है। a की वैल्यू अभी निकाली जानी है, हमने मान लिया है कुछ भी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं LT-1 होता है, तो LT-1 का पावर b हो जाएगा। यहाँ r जो कि दूरी है, रेडियस एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ का पावर, लेंथ का डायमेंशन ये c हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड के सभी जो भी क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल, उनके डायमेंशंस को अगर हम एक साथ करें तो लेफ्ट हैंड साइड में mLT-2, m का पावर 1, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बच गया, मास का डायमेंशन a, लेंथ का डायमेंशन यहाँ से देखो, लेंथ का डायमेंशन यहाँ से l का पावर b और यहाँ l का पावर c, तो l का पावर b प्लस c हो जाएगा। टाइम का डायमेंशनल यहाँ पर टाइम का t का पावर -b हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि दोनों ओर के जो टर्म्स होंगे उनके डायमेंशंस जो हैं सेम होने चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मास का डायमेंशन 1 है तो राइट हैंड साइड में भी अगर मास आता है तो उसके डायमेंशन को भी 1 होना पड़ेगा। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेंथ का तुम देखो डायमेंशन यहाँ पर b प्लस c हमने माना है, b प्लस c हो गया है, तो और लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 है तो b प्लस c को 1 होना पड़ेगा। टाइम का यहाँ पर -b है, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का -2 है, तो यहाँ से -b को -2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से a की वैल्यू तो 1 आ गई, a कांस्टेंट है, कंपेयर करने पर डायमेंशंस को a की वैल्यू तो ऐसे ही 1 आ गई। b प्लस c भी 1 है, तो यहाँ से c को लिख सकते हो 1 - b, c इक्वल टू 1 - b, ठीक है। और यहाँ से b की वैल्यू तुम देख रहे हो, टाइम का डायमेंशन -b है, लेफ्ट में टाइम का डायमेंशन -2 है, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये c की वैल्यू 1 - b जो लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 जो कि हो गया -1। तो इस तरह से c निकाल लिया हमने, b की वैल्यू 2 हमने अभी बता ही दी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1, तो a b c तीनों कॉन्स्टेंट्स हमें निकल गए। तो यही काम करने में ये डायमेंशनल टेक्निक हमें मदद कर रहा है, a और b और c की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इसकी मदद से अभी याद करो, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू m का पावर a की वैल्यू 1 हो गई पुट, वेलोसिटी का पावर b जो है तो b की जगह पुट कर दिया 2 आपने, ये r की वैल्यू, r का पावर c, तो c की वैल्यू आपने -1 यहाँ से पुट कर दी, ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा k mv² अपॉन r, ठीक है।
तो इस तरह से फोर्स इज इक्वल टू हो गया K इंटू mv² अपॉन R। तो ये रिलेशन हमें मालूम हो गया कि फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर जो कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक फिजिकल रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया इस डायमेंशनल टेक्निक का इस्तेमाल करके। अब यहाँ एक बात मैं बता दूँ, डायमेंशनल टेक्निक के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो मैं कल डिस्कस करूँगा। उसमें एक महान लिमिटेशन ये भी है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट के आया है इसकी वैल्यू, ये तो हम जान गए ये डायमेंशनलेस होता है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे लैब में, और वहीं से लैब से ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है के की वैल्यू वहीं से सिर्फ डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसके की वैल्यू के लिए डायमेंशनल टेक्निक कोई मदद नहीं करेगा आपको। के कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस डायमेंशनल टेक्निक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो के लिए हमें प्रैक्टिकल करना होगा, एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, लैब में जाना होगा, देन ओनली के कैन बी डिटरमाइंड। तो चलो इसी फॉर्मूला की बात करें तो के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आती है, तो एफ की वैल्यू एक्चुअल में mv²/r हो जाती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे हम लोग दूसरे तरीकों से भी आने वाले चैप्टर में हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन डायमेंशनली ये फॉर्मूला ये आ गया हमारा। लेकिन डायमेंशनली मत भूलो कि k इंटू mv²/r आया था, ये फॉर्मूला डायमेंशनली आया है हमारा रिजल्ट। तो इस तरह से डायमेंशनल टेक्निक का उपयोग करके हम किसी फिजिकल रिलेशन को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। तो इस तरह से हमने 3 एप्लीकेशंस आपको डायमेंशनल टेक्निक के बताएं, उम्मीद है समझे होंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स अभी थोड़ी देर में भेजता हूं, इनको आप करके कल शाम तक आप भेजिए, मेरे को पोस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू अभी के लिए।